अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम ने एक नया खलफशार पैदा कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम फुल बेंच, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे, आज उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। वाक़या कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने 16 जनवरी को ये हुक्म जारी किया था कि रेगुलेटरी कस्टम ड्यूटी के हवाले से एक केस, जिसमें आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के दरमियान अख्तियारात के हवाले से एक आईनी सवाल पैदा हो गया था, उसको आज 20 जनवरी को समाअत के लिए इसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाना था, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी की जगह जस्टिस इरफान सादिक को शामिल किया जाना था। ये एक अदालती हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये केस नहीं लगाया। और जब जस्टिस मंसूर अली शाह के आज के बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस से तलब किया रजिस्ट्रार के अफसरान को, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीनों रुकन होते हैं, उस कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को इत्तला दिए बगैर एक इजलास बुलाया और खुद से ये तय कर लिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में ज़ेर समाअत ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का जो केस है ये आज नहीं मुकर्रर किया जाएगा। ये इंकशाफ जब किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो मुतल्लिका हुक्काम थे रजिस्ट्रार ऑफिस में, उनको तलब किया। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास आज पुरस्कार तौर पे छुट्टी में थे और उनके जो मातहत थे उनको तलब किया, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने बज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी ने बज़ाहिर ये काम बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के किया है, कोई मिनट्स भी नहीं मिले और ज़ुबानी कलामी ये केस आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने नहीं लगाया गया। इस पर जस्टिस आयशा मलिक भी बड़ी बरहम हुई और उन्होंने कहा कि उनके जुडिशल कैरियर में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक केस जो जजेस के सामने लगा है उसको चीफ जस्टिस या कोई कमेटी इंतज़ामी साइड पे उस केस को उठा के किसी और कोर्ट में ले जाए। और ये सिर्फ एक केस नहीं था, दूसरे भी कुछ टैक्स के मुकदमात थे जिनको बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के दूसरे बेंचों के सामने लगा दिया गया है। इस हवाले से जो आज वकील एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के इस केस में एक प्राइवेट फरीक की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो आज रोस्टरों पे आए और उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच को कहा कि उनके हुक्म के बावजूद इनका केस नहीं लगा और ये कराची से आए हैं, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। तो एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद साहब, आज जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का जो बज़ाहिर जो ज़ुबानी कलामी फ़ैसला है, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इस केस में बैकग्राउंड ये है कि ये पुराना केस 3-4 साल पुराना। ये जब पहली बार लगा था बेंच के सामने, जिसमें मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत साहब के पास ये जब केस लगा था, तो उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि चूँकि इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी का गैर आइनी होना का सवाल है और सिंध हाई कोर्ट ने उसको रेगुलेटरी ड्यूटी को कालादम करार दिया है, तो आया ये केस ये बेंच सुन सकती है या आईनी बेंच के पास जाना चाहिए। उस पे उन्होंने सारी पार्टीज़ को थोड़ा सा सुना था, कुछ जजमेंट्स पॉइंट आउट हुई थी। उसके बाद वो केस लगाया गया था, ये पिछले हफ्ते लगा था और फिर नेक्स्ट डेट दी गई थी थर्सडे वाले दिन वो बेंच चेंज हो गई थी, तो उसमें अकील अब्बासी साहब बेंच में शामिल हो गए थे। जो नीचे सिंध हाई कोर्ट का फैसला था वो अकील अब्बासी साहब का था, तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि ये मैं केस नहीं सुनूंगा, मगर बेंच ने ये ऑर्डर किया था कि जो पिछली 2 दिन पहले वाली जो बेंच थी वो इस केस की समाअत कंटिन्यू करेगी मंडे को 1 बजे,
और उसमें क्योंकि वो पार्ट हर्ड मैटर था और मंडे को 1 बजे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को 27A के तहत नोटिस भी दिया था कि इस पॉइंट पे हमें एड्रेस करें। जब ये थर्सडे को ऑर्डर हुआ था तो हम तो कराची से और उसमें एक ओरल ऑब्जर्वेशन बेंच ने की थी कि क्योंकि ये अहम मामला है तो जो वकला हैं वो कोशिश करके अगर इस्लामाबाद आके ही वीडियो लिंक के थ्रू नहीं इस्लामाबाद आके ही प्रोसीड करें। तो हम तो यहाँ इस्लामाबाद आ गए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि केस मेन लिस्ट में तो नहीं आया था, मगर अक्सर मेन लिस्ट में केस जब बड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो तो मेन लिस्ट में नहीं आता। तो मैं समझा कि शायद सप्लीमेंट्री लिस्ट में रात को आ जाएगा। बहरहाल वो आज सुबह तक तो केस सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं आया। तो आज मैं फिर सुबह अदालत के सामने खड़ा होकर मैंने एक इंडल्जेंस सीख की कि आया ये केस लिस्ट गलती से नहीं हुआ या और ये केस अगर प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, कुछ थोड़ी कोई क्लैरिफिकेशन हो जाए ताकि हम भी अपने फिर ट्रैवल अरेंजमेंट्स देख सकें कि केस चलना है या नहीं। जो एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद जो मालूमात अब सामने आई हैं, आपको क्या लगता है कि असल में हुआ क्या है और क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह को इतला किए बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी इजलास कर सकती थी? क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह ने कहा वो भी इस कमेटी के रुकन है, उनको कुछ नहीं बताया गया और फिर दूसरा कोई तहरीरी हुक्मनामा भी नहीं है और केस भी नहीं लगाया गया। तो अब ये जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है, क्या ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो सेक्रेटरी हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, क्या उनके खिलाफ नहीं जारी होना चाहिए था? देखें, जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जो आए थे फिर कोर्ट ने उनको तलब किया तो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने ये फरमाया कि उनके मातहत आए थे शायद, नज़र अब्बास साहब तो बीमार हैं शायद जी। तो उन्होंने ये फरमाया कि ये केस इसलिए नहीं लगा कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इसमें हुक्म है कि इसको यहाँ ना लगाया जाए और आईनी बेंच के पास लगाया जाए। उस पे बेंच ने उनसे कहा कि अच्छा ये जो तहरीरी हुक्मनामा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो लेके आएँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे दीगर लेबर से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड कई केसेस में क्वेश्चंस ऑफ लॉ उठे हैं जो कि हमने अगले वीक यानी इस वाले हफ्ते में फिक्स किए थे। वो तमाम केसेस भी डीलिस्ट हो गए हैं। तो ये किसके ऑर्डर के तहत हुआ है? जब ये नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर्स लेके आके हमारे सामने पेश करें। तो फिर जब नेक्स्ट दोबारा कार्रवाई हुई तो उसमें इन्होंने कहा ऑफिस के जो एहलकार थे उन्होंने कहा कि ये तो इस वाले केस का जो रेगुलेटरी ड्यूटी वाले केस का हवाला है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने हुक्म जारी किया है, मगर कोई तहरीरी हुक्म मेरे पास नहीं है। जिस पे बेंच ने पूछा कि अगर आपके पास कोई तहरीरी हुक्म नहीं था तो आपने ये जुडिशल ऑर्डर जो था ये आपने कैसे वायलेट किया? एक वाज़े जुडिशल ऑर्डर इसी बेंच ने किया था, उसको आपको कंप्लाई करना था। तो उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर दूसरे जो मुकदमात के हवाले से जो लेबर और टैक्स केसेस जो फिक्स हुए थे उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि रिसर्च ऑफिसर जो है वो देख रहा है कि आया ये केसेस यहाँ लगने चाहिए या आईनी बेंच के पास। रिसर्च ऑफिसर कौन होता है? जिस पे बेंच की तरफ से क्वेरी ये आई कि रजिस्ट्रार ऑफिस अब चेक करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ऑर्डर सही है या नहीं है। इसके पास वो रिसर्च ऑफिसर अब तय करेगा कि केस किस जज के पास लगना चाहिए। तो इन चीज़ों पे फिर इनको मद्देनज़र रखते हुए बेंच ने ऑर्डर कंटेम्प्ट का एक नोटिस जारी किया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार को। उसमें मुझसे जब राय पूछी गई तो मेरे जो इल्म में तो इशू ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है
वो जुडिशल ऑर्डर से नीचे होता है, ताबे होता है। ये इशू मलिक असद अली केस में जो 1998 में जब सज्जाद अली शाह साहब वाला मामला चल रहा था, तो उसमें सेटल किया गया था कि अगर कोई जुडिशल ऑर्डर पास होता है केस की फिक्सेशन के हवाले से, अगर कोई समाअत चल रही हो, तो फिर चीफ जस्टिस के पास इंतज़ामी इख्तियार नहीं है कि वो केस डीलिस्ट हो जाए। उसके बाद यही मामला उठा था, आपको याद होगा साकिब निसार साहब के दौर में उन्होंने अचानक एक बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था जिसमें जिसमें काजी फायज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा थे। तो उसमें भी फिर मेजॉरिटी ऑर्डर यही आया था फायज ईसा साहब का और मंसूर अली शाह साहब का। जी, उसमें ये ऑर्डर आया था कि जो अगर कोई बेंच केस सुन रहा हो और उसमें फिक्सेशन की जाए, तो फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके पास इख्तियार नहीं है कि केस को वो डीलिस्ट कर दें, क्योंकि उससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आप जुडिशल पावर जो है वो आप थ्वॉट कर रहे होंगे। तो वो इसलिए ये फैसला था। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जहाँ तक बात है, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो राजा आमिर का केस था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जिसमें फुल कोर्ट ने फैसला दिया था, उन्होंने ये फरमाया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम वही इख्तियार हैं जो माजी में चीफ जस्टिस के पास होते हैं, यानी सिर्फ इंतज़ामी अमूर के मामलात उनके अथॉरिटी में होते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई अदालती जो हुक्मनामा है उसको इग्नोर करे। तो मुझे ये बताएं कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी का इजलास हुआ है, वज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि उस कमेटी के इजलास का उन्हें इल्म नहीं था। तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है अपने अरकान को इत्तला किए बगैर कोई इजलास कर सकती है, या व्हाट्सएप के ऊपर ये आपस में डिस्कस करके जो दो मेजॉरिटी जजेस हैं वो कोई फ़ैसला कर सकते हैं? एक तो उससे अख्तियार ही नहीं है कि पार्ट हर्ड केसेस को मुंतकिल करे। दूसरा, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी का जो इजलास है उसकी क्या कानूनी हैसियत है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के बकौल उनको पता ही नहीं था कि इजलास हुआ? आई डोंट थिंक मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था कि इजलास का मुझे इल्म नहीं था। उन्होंने ये फरमाया था कि ऑर्डर का मुझे कोई इल्म नहीं है। तो ये चीज़ बहरहाल वाज़ेह हो जाएगी जब केस की कार्रवाई कल सुबह चलेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब होगा क्या अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ऑर्डर तहरीरी तौर पे पेश कर दिया जाता है, लेकिन 20 तारीख तक तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने तस्दीक कर दी कि कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं था, तो क्या तो इन्हें अदालत की कार्रवाई फिर भी आगे चलेगी अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का कोई ऑर्डर पेश कर दिया जाता है? देखिए, ये इशू बड़ा एक बुनियादी है कि जुडिशल पावर को किस हद तक कोई आईनी जो इंतज़ामी मामलात को देखने वाली, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कमेटी हो, क्या वो जुडिशल ऑर्डर्स में इंटरफेयर कर सकता है? फ़र्ज़ करें कि अगर आज एक मुकदमा चल रहा है, अपना पूरी कार्रवाई हो गई है, कल के लिए रखा जाता है, उसमें बेंच आपको पता है एक अपने व्यूज़ भी देती है, अपनी राय भी सुनाती है और कहती है कि चलें इस चीज़ पे सेटिस्फाई करें, उस पे करें। कल के लिए वो मामला रख लिया जाता है। अगर किसी चीफ जस्टिस को या अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है वो अगर उनको पसंद नहीं आता कि केस किस रुख पे जा रहा है, तो क्या वो केस को डिलिस्ट करके वो जुडिशल पावर की एक्सरसाइज को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की वाज़े अपनी फुल कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो बड़ी क्लियरली ये इशू डिसाइड करती हैं, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से बेंचेस का इख्तियार छीन लिया तो फिर वही वाली बात जो तनकीद पहले होती थी कि चीफ जस्टिस अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर वाली पावर से जो जुडिशल एक्सरसाइज ऑफ पावर है वो उसको कर्टेल नहीं कर सकता, तो वही काम फिर वही तनकीद जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ख़िलाफ़ भी की जा सकती है। तो ये मामला मेरी राय में सेटल्ड है कि जुडिशल पावर एक तो, बल्कि इनफैक्ट आपको याद होगा वो तो सहाफ़ियों वाला केस था, सुओ मोटो वाला। उस केस में भी आपको याद है जब काजी फायज ईसा साहब ने एक केस में सुओ मोटो जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पे टेकअप कर लिया था, उस केस में 6 रुकनी बेंच ने कहा था कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का है,
मगर उस केस में भी उन्होंने वाज़ेह ये किया था कि अगर कोई अदालती हुक्म के तहत सुओ मोटो की रिकमेंडेशन की जाए तो वो चीफ जस्टिस पे लाजिम होती है, वो अदालती हुक्म को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये जो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं, इसलिए बड़ी अजीब व गरीब डेवलपमेंट है। अच्छा, अब ये भी बता देना कि अगर आज लेट से बेंच बन जाता, या अगर बेंच, इसका रास्ता क्या था कि बेंच बना दिया जाता और अटॉर्नी जनरल जिनको नोटिस भी गया हुआ था वो आके पेश होकर दलाइल देते, क्या रास्ता क्या था कानूनी और आईनी रास्ता? देखिए, इसमें जो तमाम जो वकला थे और अटॉर्नी जनरल को ख़ास तौर पे नोटिस किया गया था, वो अपने दलाइल सबसे पहले तो इस चीज़ पे देते कि क्या इस बेंच का इस इस्तेहकाक है कि वो इस चीज़ का तयन करे कि आइन में आर्टिकल 191A जो है वो उनको इस किस्म के केसेस से सुनने से रोकता है या नहीं। उस चीज़ पे, उस प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पे तमाम वकला जो हैं और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो अपने दलाइल देते। उसके बाद जो बेंच है वो कोई फैसला करता वन वे और दी अदर। चले, अब जो भी फैसला करता, अगर बेंच ये कहता कि आईनी बेंच का अख्तियार नहीं है, सिर्फ रेगुलर बेंच भी आईनी मामलात को तय कर सकता है, तो फिर उसके खिलाफ हुकूमत के पास या आईनी बेंच के पास क्या रेमेडी थी? देखिए, अगर जुडिशल ऑर्डर है तो उसको सेट असाइड करने का तरीका यही है कि या तो रिव्यू किया जाए या कभी अगर कोई लार्जर बेंच उसको देखे तो वो देखे। मगर जब तक अदालती हुक्म फील्ड में है तो ये हुकूमत के ऊपर भी लाजिम है कि वो उसको फॉलो करे और वो कोर्ट की इंतज़ामिया के ऊपर भी लाजिम है। अब मुझे ये बताएं कि आज जो प्रोसीडिंग हुई है, जब केस लगा ही नहीं था, तो उसी केस के अंदर आज की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड पे कैसे आएगी, किस कानून के तहत, और क्या प्रैक्टिस है? क्या 3 जजों के पास ये अख्तियार था कि जो केस लगा ही नहीं है उस केस को टेकअप करके उसमें एक नया ऑर्डर जारी कर? देखें, जो एज फार एज ये जो ऑर्डर किया था वो इसी 3 रुकनी बेंच ने किया था जिसमें अकील अब्बासी साहब शामिल थे। अगर उस ऑर्डर की किसी भी सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन आती है कि वो ऑर्डर वायलेट हुआ है तो बेंच का कंटेम्प्ट का जो इख्तियार है वो तो सुओ मोटो भी एक्सरसाइज किया जा सकता है और किसी की इंफॉर्मेशन पे भी किया जा सकता है। हमारी जो इस केस में फ़िक्र थी वो तो ये थी कि आया मुकदमा जो है वो 1 बजे सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, हम वापसी का टिकट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब बेंच ने अपनी वायलेशन ऑफ ऑर्डर के ऊपर अब नोटिस लिया है। लेकिन ये भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज जस्टिस मंसूर शाह के बेंच को बताया है कि 26 तारीख को लग गया है कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का केस आईनी बेंच के सामने। 27 जनवरी को लग गया। जी, वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, जिस पे उन्होंने फिर पूछा उनसे कि आपके पास कोई तहरीरी हुक्म या मिनट्स हैं, हुक्मनामा या मिनट्स हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, तो उस पे उन्होंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, हमें वर्बली बताया गया था। तो अब होगा क्या? ये तो सीधा सीधा खिलफशार है, ये तो एक किस्म की शदीद जंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। जैसे कि 1998 में हम देख रहे थे कि एक तरफ जो है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह का बेंच था, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस एक और बन गए थे, 2 अदालतें बन गई थी। तो ये आपको लग रहा है कि मामला 26वीं यानी तरमीम के तनाजुर में खिलफशार की तरफ जा सकता है? देखिए, मसला ये है बुनियादी तौर पे, और मेरी उम्मीद है और ख्वाहिश है कि उस तरफ मामला ना जाए। मसला ये है, और ये हम सिर्फ अब इस दौर में नहीं देख रहे, पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि जब कोई भी शख्स इस चीज़ का, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कोई कमेटी के मेंबर्स हों, जब वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि जुडिशल पावर जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो हम ही तयन करें, और जहां उन्हें, और ये माजी में चीफ जस्टिस ने किया है कि जब उन्हें पसंद नहीं आया कि बेंच किसी गलत सिमत में, उनकी राय में गलत सिमत पे निकल रही है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट करने की केसेस, किसी को शामिल करो, किसी को ना शामिल करो, फुल कोर्ट रेजिस्ट करो, ये जब चीज़ें होती हैं तो नेचुरली फिर जजेस में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं। क्योंकि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको बताया जाए कि अगर तुम इस रास्ते में चलोगे
तो फिर तो केसेस सुन सकते हो। अगर इस रास्ते में नहीं चलोगे, जिस तरह आप लोगों ने हम ख्याल बेंचेस और इस किस्म की बात की, तो अब अगर चाहे वो काम जो है हम ख्याल बेंचेस का, वो अगर मौजूदा कमेटी हम ख्याल बेंचेस बनाना चाहे तो, और या हुकूमत को आप वो इख्तियार दे दें आईनी बेंचेस से कि हम ख्याल बेंचेस बनाएं, तो वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में डिविजन्स क्रिएट करेगी। इसमें जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ठीक है, सारे जजेस बराबर के हैं, अपना जो भी वो ऑर्डर करते हैं वो उसके बाद जो भी कानूनी तरीका है उसके बाद देखा जाए। ये ना हो कि अगर हम इस बेंच से केस उठा के उस बेंच में भेज दें, या जो ये इस किस्म की जो मैनिपुलेशन है वो चीज़ जो है वो बड़ी डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती है। तो इस सारे मसले का हल क्या है बुनियादी तौर पे? क्या ये मामला सिर्फ कस्टम रेगुलेटरी केस का है, ये मामला इससे बड़ा है, और उसका हल क्या है आपके नज़दीक? देखिए, मेरे राय में तो हल सिंपल है। जो जब इस किस्म के इश्यूज़ बंदयाल साहब के दौर में भी जब रेज़ हो रहे थे तो उस वक्त भी यही तजवीज़ थी और अभी भी ये तजवीज़ है कि ये जो तमाम इश्यूज़ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो राइज़ कर रहे हैं और करेंगे, इन तमाम चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल अगर आपने पब्लिक लेजिटिमेसी चाहते हैं तो वो फैसला जो है वो फुल कोर्ट से ही आना पड़ेगा। फुल कोर्ट अगर बैठ के तायुन, ये चाहे 3 रुकनी बेंच हो या 7 रुकनी बेंच हो जिसमें चंद लोग शामिल हों, चंद लोग शामिल ना हो, ये चीज़ें चाहे इधर से फैसला है या उधर से फैसला है, मामला हल नहीं होगा। मामला हल तभी होगा जब अपने तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बैठ के अपनी कलेक्टिव विजडम में कोई फैसला सुनाते हैं, बेशक वो 26वीं तरमीम के हक में हो या खिलाफ हो। एक जिसे हम कहते हैं कि डिस्प्यूट में क्वाइटस आने की ज़रूरत है, यानी एक फाइनलिटी आने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो कि मेरा केस वहाँ लगेगा तो शायद कोई डिसीजन कुछ और होगा, या यहाँ लगेगा तो कोई डिसीजन और होगा। आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी यही एक इस्तदा की गई थी हमारी तरफ से। आई वाज रिप्रेजेंटिंग PMLN इन दैट केस, और उसमें यही कहा गया था कि सर इस चीज़ पे 2 राय बिल्कुल मौजूद हैं, मगर जब तक तमाम कोर्ट बैठ के इस पे डिसाइड नहीं करती तब तक फाइनलिटी नहीं आएगी। और जब तमाम कोर्ट बैठ के उन्होंने डिसाइड किया, चंद लोगों को वो फैसला पसंद आया, चंद को नहीं फैसला पसंद आया, मगर कम से कम उस मामले में फाइनलिटी आ गई। तो ये फुल कोर्ट जो है कौन बनाएगा? क्या आईनी बेंच के जजेस कमेटी बनाएगी, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है वो बनाएगी, या चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी बनाएंगे? फुल कोर्ट कौन बुला? मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट के इस इशू को डिसाइड करने के लिए फुल कोर्ट के 2 रास्ते हैं। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो नॉर्मल केसेस की, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो एक फुल कोर्ट तश्कील दे। दूसरा ये है कि वो जुडिशल ऑर्डर के तहत भी फुल कोर्ट बन सकता है, और माजी में बना है कोर्ट ऑर्डर की डायरेक्शन पे। काजी फाइज ईसा साहब के केस में फुल कोर्ट की डायरेक्शन बेंच ने की थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में फुल कोर्ट की डायरेक्शन बेंच ने की थी। मलिक असद अली के केस में फुल कोर्ट की डायरेक्शन जो थी वो बेंच ने की थी। तो इसका मतलब है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जो है इस मामले पे वो भी बाख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बनाने का हुक्म जारी कर। मैं समझता हूँ तमाम बेंचेस जो हैं वो बाइख्तियार हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद। हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना, एक और शाखसाना मामलात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और हुकूमत का अदलिया पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, और हर रोज़ नए सवालात पैदा हो रहे हैं, इबाम पैदा हो रहा है आइनी अख्तियारात और अदालती अख्तियारात के हवाले से। इसका हल सिर्फ एक ही है, जैसे एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने बताया कि फुल कोर्ट बनाई जाए और उसमें एक ही दफ़ा ये फैसला कर लिया जाए। अब फुल कोर्ट कौन बनाएगा ये भी एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने सजेस्ट कर लिया है, मगर दिन ब दिन ये मामलात जो हैं वो संगीन होते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की यकजहती के लिए, इंटेग्रिटी के लिए। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।